नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी के लिए संधि प्रकरण पर चर्चा होगी। जो भी संधियां आपके कोर्स में हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे और उनका अध्ययन करने की कोशिश करिए। चलिए तो देखते हैं। संधि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सबसे पहले हम संधि पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण तीन प्रकार से मिलते हैं। एक स्वर से स्वर मिलता है, या व्यंजन मिलता है, या विसर्ग के माध्यम से। तो उसको इन बातों को लेकर के अगर कहा जाए तो संधि के प्रकार जो होते हैं वो तीन होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तीन प्रकार की संधियां होती हैं, जिसमें सामान्य हिंदी में केवल स्वर संधि के 4 भेद परीक्षा से संबंधित हैं, आपके कोर्स में हैं। इसलिए हमें फिलहाल केवल स्वर संधि को पढ़ना है और स्वर संधि के 5 भेद से हमें 4 भेद पढ़ना है, जो 4 परीक्षा की दृष्टि से या अपने कोर्स से संबंधित है। तो हम स्वर संधि की चर्चा करेंगे। पहले तो थोड़ी सी चर्चा कर ले कि क्या होता है। स्वर संधि का मतलब होता है जब स्वर से स्वर मिलता है, स्वर वर्ण से जब स्वर वर्ण मिलता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। और जब व्यंजन वर्ण से दूसरा वर्ण मिलता है तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। उसी तरह से जब विसर्ग का लोप करके कोई अक्षर या वर्ण बनता है तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं, जिसमें स्वर संधि जो है उसको आपको पढ़ना होगा। तो स्वर संधि के पहले भेद हम लिखेंगे। नंबर 1 है दीर्घ संधि। दूसरे नंबर पर है गुण संधि। 3 नंबर पर यण संधि। नंबर 4 पर अयादि संधि और नंबर 5 पर है वृद्धि संधि। जिसमें आपको वृद्धि संधि नहीं पढ़नी है। वृद्धि संधि आपके कोर्स में नहीं है, केवल आपको 4 संधियां पढ़नी है। 4 संधियों से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। ये कक्षा 11 और कक्षा 12 सामान्य हिंदी के छात्रों के लिए केवल 4 संधियां पढ़ना होंगी। फिलहाल हम उसकी ही चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में नंबर 1 दीर्घ संधि। इसके बाद में अगले दिन दूसरी पढ़ेंगे। तो चर्चा करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि क्या होता है उसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयार रखना है। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकाः सवर्णे दीर्घा। जिन लोगों को संस्कृत के विषय में अगर ज्ञान है, संस्कृत के माहेश्वरी सूत्र मालूम है, संस्कृत के प्रत्याहार मालूम है, वो इस परिभाषा से ये मात्र जो सूत्र दिया है सारी बात इसी में समझ सकते हैं। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया भी है इसको कि अक प्रत्याहार जब क्रमशः आपस में मिलता है तो वो दीर्घ बन जाता है। अक प्रत्याहार का मतलब होता है आ, ई, उ, री, लरी।
5 वर्ण आते हैं ये। अगर ये 5 वर्ण आपस में मिलते हैं, सवर्ण मिलते हैं, तो मिलकर के वो बड़ा बन जाता है, मतलब दीर्घ बन जाता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरह से बन जाते हैं। तो ये परिभाषा एक संस्कृत के रूप में परिभाषा है। संस्कृत की भाषा में अगर कहा जाए तो केवल अका सवर्ण दीर्घा मात्र कहने से दीर्घ संधि का पूरी व्याख्या हो जाती है। लेकिन चूंकि आप सभी लोगों को प्रत्याहार नहीं मालूम होंगे, सभी लोगों को माहेश्वरी सूत्र नहीं मालूम है, इसलिए हम इसकी हिंदी में परिभाषा बताते हैं। तो परिभाषा इसकी जो हिंदी में होगी वो होगा जब ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद, वैसे एक लिरी शब्द भी है और अक्षर है, लिरी वर्ण जो है वो हिंदी में नहीं है, केवल संस्कृत में उसको कहा जाता स्वर है, इसलिए उसकी यहाँ पर चर्चा नहीं होगी। के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री आते हैं तो मिलकर दीर्घ आ, ई, उ और री बन जाता है, और री हो जाता है। ये परिभाषा होगी दीर्घ संधि की। जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा, तो ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री आते हैं तो दोनों मिलते हैं, यानी ह्रस्व आ दोनों मिले तो दीर्घ आ हुआ, अथवा दीर्घ आ मिले या ह्रस्व दीर्घ मिले। उदाहरण से इसको समझेंगे। उदाहरण में जैसे लिखा है विद्या प्लस आलय, तो इसमें बड़ा आ इधर भी है और बड़ा आ इधर भी है, दोनों जब ये मिलते हैं तो ये मिलकर के बड़ा आ ही रहता है। परिभाषा कहती है कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आए तो वो आपस में मिल जाते हैं। तो ये विद्या प्लस आलय बना है विद्यालय, यानी आ और आ को जोड़ करके आ बनाया गया। इसके बाद दूसरा उदाहरण जो होगा हिम प्लस आलय, इसमें यहां पर छोटा आ है और दूसरी तरफ बड़ा आ है, एक तरफ ह्रस्व एक तरफ दीर्घ, दोनों जब मिलेंगे तो इनको भी दीर्घ में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो ये आ मिलने से बराबर बना हिमालय। इसी तरह से अगर छोटा आ दोनों होंगे तब भी दीर्घ बनेगा, दोनों बड़ा आ होंगे, एक छोटा एक बड़ा होगा, पहले वाला बड़ा हो कि बाद वाला बड़ा हो ये मायने नहीं रखता है। किसी भी स्थिति में चाहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ, जब वो आपस में जुड़ेंगे, अगर सवर्ण होकर के वो जुड़ेंगे तो वो दीर्घ ही बनेंगे। जैसे अब हम ई की चर्चा कर लें, हरि प्लस ईश, तो यहां पर छोटी ई है और यहां पर बड़ी ई है, लेकिन ये जुड़ेंगे तो बड़ी ई बनेगा। तो ये हो गया हरीश। अगला उदाहरण जो होगा उसमें आएगा, जैसे मान लीजिए रवि प्लस इंद्र कर दिया। अब की बार दोनों छोटे हैं, ये भी छोटी ई है और ये भी छोटी ई है, ये दोनों मिलेंगे तो भी बड़ी ई बनेगा।
मतलब इसका ये हुआ कि अगर ह्रस्व या दीर्घ कहीं से भी जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में वो दीर्घ ही रहेंगे, चाहे वो दोनों दीर्घ जुड़ रहे हो अथवा दोनों ह्रस्व जुड़ रहे हो अथवा एक दीर्घ और एक ह्रस्व जुड़ रहा हो, लेकिन जो जुड़ करके आएगा वो दीर्घ ही आएगा। तो ये रवि प्लस ईश होगा तो होगा रवि प्लस इंद्र रवींद्र, रवींद्र होगा। यहां पर दोनों ई जुड़ करके बड़ी ई के रूप में आ गया। और यही अगर रवि प्लस ईश होता तो एक छोटी एक बड़ी होती तो रवीश हो जाता। ऐसे भी अब हम अगले उदाहरण की अगर चर्चा करें तो यहां पर देख लीजिए नंबर 5 पर भानु उ की बात करते हैं, भानु प्लस उदय तो हो जाएगा भानुदय। अगली चीज आएगी पितृ प्लस ऋण। यहां पर दोनों जो है री है, यहां पर भी री है और इसमें भी री है, तो ये जो जुड़ेगा ये बड़ी री बन जाएगा, ये बनेगा, तो इसको पितृण कहेंगे। नियमता इसमें इस तरह का दीर्घ लगनी चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग समाप्त हो गया हिंदी में। संस्कृत में अगर कहा जाएगा तो इसी तरह से मिलेगा, दीर्घ री बनी हुई मिलेगी, लेकिन इस समय इसका प्रयोग बंद हो गया है, तो पितृण इसी तरह से लिखा जाता है। और ये भानु प्लस उदय में इसमें छोटा ऊ है प्लस छोटा ऊ है बराबर बड़ा ऊ हो जाता है। तो इस तरह से ये दीर्घ संधि होती है। एक बात पुनः इस पर हम रिमाइंड करेंगे, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकाशवर्णे दीर्घा, यानी कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अगर आपस में जुड़ते हैं, सवर्ण जुड़ते हैं, तो वो दीर्घ बन जाता है। ये परिभाषा इसकी है। और उस परिभाषा को अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री जुड़ते हैं, क्रमशः का मतलब हुआ आ से आ, ई से ई, उ से उ, री से री, ये जब जुड़ते हैं तो मिलकर के ये दीर्घ बन जाते हैं, दीर्घ आ ई उ री हो जाता है। उदाहरण आपके सामने है, विद्या प्लस आलय, आ और आ मिलकर के बड़ा आ बना तो विद्यालय हो गया। छोटा आ हिम में है, बड़ा आ आलय में है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिला तो बड़ा आ हो गया, हिमालय हो गया। हरि में छोटी ई है, ईस में बड़ी ई है, छोटी ई बड़ी ई मिली तो बड़ी ई बन गई, हरीश हो गया। रवि में छोटी ई है, इंद्र में छोटी ई है, मिलकर के बड़ी ई बना तो रवींद्र हुआ। ऊ में छोटा ऊ है, भानु में, उदय में छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर के भानुदय हुआ। इसी तरह से और उदाहरण है जिनमें दोनों में बड़ा ऊ हो सकता है, उसको मिला करके लिखेंगे तो बड़ा ऊ उसमें भी बनेगा। पितृ ऋण, पितृ में छोटी री है, ऋण में छोटी री है, दोनों मिलकर के बड़ी री हुए तो ये पितृण हो गया। तो ये दीर्घ संधि हुई, इससे ज्यादा इस संधि में नहीं पूछा जाता है। तो आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। अगले दिन गुण संधि पढ़ाई जाएगी, तो अगले दिन के लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद।